Hi, this is again Ravi Tiwari here. Today we will learn the basic concept in general organic chemistry. Before we start, let me discuss some property of the carbon. Carbon, its atomic number is 6. Okay, so its structure is S2P4. So here we can see that carbon has deficiency of 4 electrons टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. मीन्स कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसके आउटर में 2 एंड देन 4, तो ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन इससे और चाहिए इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. अब कार्बन जो है, कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, कार्बन की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. कोवेलेंट बॉन्ड यू हैव ऑलरेडी आपने देखा होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है. सो अब कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कार्बन कैन अटैच टू द कार्बन, इट्स अटैच टू द अनदर कार्बन. सम फंक्शनल ग्रुप कोई हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है या फिर यू कैन से हाइड्रोक्साइड से अटैच हो सकता है. तो कार्बन किसी से भी जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा उस साथ अटैच करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो ये जो होती है ये कार्बन की प्रॉपर्टी होती है. इससे क्या होता है, हमारे पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और यही कंपाउंड जो कहलाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो बिफोर भी अब जो है हम देखते हैं कि हमें ये मतलब नहीं है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाउ दे रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर कंपाउंड. मतलब ये सपोज़ हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड CX है, ठीक है. अब ये किसी पर्टिकुलर दूसरे कंपाउंड से किस तरीके से रिएक्ट करता है, मीन्स व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड द रिएक्शन इज़ नोन एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. तो हम वो चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे. उसकी स्टडी करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स वो कौन सा एटम कहाँ पे रिएक्ट करेगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो कहाँ पे जुड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है. अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सपोज़ हमारे पास CC है, ठीक है, कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है. अब जब इस कार्बन के पास जो पावर है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, एक इलेक्ट्रॉन. अब इसके पास जो पावर है इस कार्बन के पास इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन को ये एक्चुअली में इस तरह से होंगे बीच में, ठीक है. अब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो पावर होगा P सपोज, वो सेम होगा इस कार्बन के बराबर. तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन बिटवीन होंगे, मतलब मिडल में होंगे. बट अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा है, C जो है वो Cl से जुड़ा है, ठीक है. अब क्या होगा कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, और यहाँ पे 1 ये कार्बन का हो गया और ये क्लोरीन का. अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्लोरीन के, और इसको 4, ठीक है. अब जो ये क्लोरीन है वो उसके पास क्या होगा कि वो चाहेगा कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले. उसके लिए वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जो इसकी पावर होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचने की, वो इस कार्बन से ज़्यादा होगी, ठीक है. इस कार्बन से ज़्यादा होगी क्योंकि इसे केवल 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये ऐसा ही करेगा कि मेरा ऑक्टेट किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए. सो मीन्स ये जो कार्बन होगा, ये जो क्लोरीन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसके पास जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का, वो कार्बन से ज़्यादा है. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में शेयर हैं वो परफेक्टली जो है दोनों एटम के साथ शेयर नहीं होते. मीन्स इसका कुछ ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट यहाँ पे होगा, मतलब कार्बन से इसकी डिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो क्लोरीन से कम. मीन्स इट इज़ अ वर्चुअल वे टू से कि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एकदम मिडल में ना होके क्लोरीन की साइड ज़्यादा होगी.
अब इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज़ हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है CHCl। अब जो होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम ऐसे शो करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को हम ऐसे शो करते हैं हमेशा। तो ये जो है वो ऐसे खींचेगा, तो इस पर एक डेल्टा निगेटिव, क्योंकि 7 तो इसके पास थे, ठीक है, अब इसके पास 8वां आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, बट ये उस 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इस पर एक डेल्टा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली इस पर एक डेल्टा पॉजिटिव, और यहीं पे ये डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ये जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, सपोज़ ये होता है हमारे पास CCCCl H, तो यहाँ पे होता है डेल्टा निगेटिव, इसको हम शो करते हैं ऐसे, इसको हम ऐसे, ठीक है। ये एक वे है शो करने का, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मतलब जितना दूर हम इस क्लोरीन एटम से दूर जा रहे हैं उतना ही इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है। यहाँ पे ये जो होता है ये कहलाता है इंडक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट जो है, क्लोरीन जो है वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ क्या होता है, सपोज़ पहले हम किसको डिफ़ाइन करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, कि इलेक्ट्रॉन को जो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, मतलब जो उसे अपनी ओर खींच रहा है बॉन्ड के कोवेलेंट बॉन्ड में, वो ज़्यादा इंडक्टिव, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है और वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। दूसरी साइड में क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स अगर हम इसको अनदर वे कहें, अभी तक हमने कहा कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है, इसलिए इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया। बट सपोज़ अगर हम ये कहते हैं कि CH3 जो है उसे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, वो कह रहा है तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले जाओ, ठीक है, वो कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये ना हो कि हम ये कह रहे हैं कि CH3 में इलेक्ट्रॉन जो है वो देने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है, ठीक है। अब इसकी अब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ये हम एक रेफरेंस हाइड्रोजन से डिफाइन करते हैं कि उन एटम्स या उन कंपाउंड जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की हाइड्रोजन से ज़्यादा है, वो माइनस आई इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है, और जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की हाइड्रोजन से कम है, वो प्लस आई इफेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब हमने अभी देखा कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से ज़्यादा, मतलब हमने अभी ये देखा कि H3CCl, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा था ज़्यादा, क्लोरीन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा, तो दैट इज़ कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। और अगर हम ये कहें कि प्लस आई इफेक्ट, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की हाइड्रोजन से कम होगी, उसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। अब ये एक सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। नाउ दिस इज़ द सीक्वेंस शोइंग द माइनस आई इफेक्ट एंड द प्लस आई इफेक्ट। मतलब ये जो है हमारा हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, ये सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल इस सीक्वेंस में जो है वो माइनस आई इफेक्ट करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो NO2 का होगा, उसके बाद CN का, फिर SO3H, CHO, CO, COOH, F, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरीके से। और हाइड्रोजन में क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट में हाइड्रोजन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, फिर उसके बाद ये जो है ये हमारे 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन आपको पता होंगे कि ये सिंपल इस तरह से अटैच होते हैं, मतलब इनके आइसो में या फिर इस स्ट्रक्चर में कार्बन अटैच नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ, CH3H, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 कार्बन अटैच है। यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो 3 डिग्री कार्बन की होती है। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना होगा, ताकि अब कहीं भी क्वेश्चन डायरेक्ट, कभी कभी IIT में डायरेक्ट क्वेश्चन आस्क होते हैं
कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, अरेंज दिस कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हैं कि किसका माइनस इफेक्ट ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा हाइड्रोजन जल्दी लूज़ होगा, कौन सा हाइड्रोजन कम लूज़ होगा, या इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है या नहीं है, वो हम डायरेक्ट इस सीक्वेंस के थ्रू बता सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चन आर ओनली आस्क्ड, और इसके यूज़ हम अभी देखेंगे मैकेनिज़्म जब हम पढ़ रहा होंगे कि एक किसी रिएक्शन की मैकेनिज़्म में कैसे यूज़ होता है। अब सपोज अब हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास सपोज CX है, X ग्रुप जो है वो हमेशा मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडीड को ही शो करूँगा, ठीक है। आगे से जब भी मैं X शो करूँ दैट मीन्स either F, Cl, Br और I। तो अब क्या होता है कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा इस साइड हो गए हैं, ठीक है, मतलब वो इस साइड ज़्यादा हो गए। अब इस साइड ज़्यादा हो गए हैं तो क्या होता है कि हमारा एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। डाइपोल क्रिएट क्यों हो जाता है कि जब दो सेम अपोजिट चार्जेस जो होते हैं, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव हो गया और डेल्टा पॉजिटिव, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं सेम चार्जेस, ये सेम चार्जेस होंगे क्योंकि डायरेक्ट अटैच्ड है, इसके बाद पे डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो एक डाइपोल क्रिएट हो जाता है। उस डाइपोल का अगर हम मूवमेंट देखें तो एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है अबाउट द सेंटर लाइन, ठीक है। तो ये डाइपोल मूवमेंट होता है, क्रिएट हो जाता है। अभी ये हम कैसे प्रूव करें कि भाई यहाँ डाइपोल मूवमेंट होता है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट टाइप की कोई चीज़ होती है। तो जब सपोज़ हमारे पास जो है वो CH3F, CH3Cl, CH3Br, इस टाइप ये चीज़ें। तो अब जो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट किस साइड इंक्रीज़ करेगा? इस साइड। क्लोरीन की इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगी, -I इफेक्ट, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमाइड का। तो जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज़ होगा, ठीक है। D1, D2, D3 डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज़ होगा। तो ये होता है सीक्वेंस। तो ये क्यों हुआ? जैसे हमारे F का जो है वो -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा चार्ज यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा कम यहाँ पे होगा और इससे बाद यहाँ पे थोड़ा कम होगा, सॉरी। इस वजह से इसका डाइपोल सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन हुआ कि हमारा डाइपोल मूवमेंट किस आइटम किसका ज़्यादा हो। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि हमें दे देगा और बोलेगा कि किसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम -I इफेक्ट देखेंगे कि हाँ -I इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा। तो दिस इज़ द वन थिंग। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि दूसरा एप्लीकेशन यू कैन से बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है कि इस कोवेलेंट बॉन्ड की लेंथ कितनी है। अब ये जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज़ करता है, ठीक है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो CH3I है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी सबसे कम होगी। इसकी CH3I की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। क्यों होगी? उसके बाद CH3Br, फिर CH3I, Cl, अब इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इस ऑर्डर में इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा कम है तो इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी वो नॉर्मल लेंथ होगी, मीन्स कोई अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा। बट यहाँ पे क्या होगा, सबसे अट्रैक्ट क्लोरीन जो है उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी दैट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एसिड्स। फैटी एसिड्स मीन्स सपोज we have fats, CH, okay, this is oxalic acid. This is acidic acid, and again we have
तो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ से हम कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे पहले एसिडिक का मतलब क्या हुआ? एसिडिक मीन्स विच हैज़ कैपेबिलिटी टू लूज़ इट्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो जितनी जल्दी लूज़ कर देगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इसके लिए अब हम ये देखते हैं कि इस ऑक्जेलिक एसिड में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अभी हमने वो सीक्वेंस देखा, मीन्स ऑक्सीजन का माइनस आई इफेक्ट हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ओके। अब हमने देखा कि ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा अपनी ओर खींच रहा है। इस केस में क्या है कि यहाँ पे ये चीज़, ये 2 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो यहाँ से तो खींच रहा है, बट CH3 हैज़ प्लस आई इफेक्ट, तो ये क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल सपोज़ ऑक्सीजन को जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो यहाँ से भी आ रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, तो हाइड्रोजन जो है वो इस केस में लूजली बॉन्डेड नहीं होगा, जबकि इस केस में पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पूरा बॉन्ड स्ट्रेंथ X है, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन से S है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को चाहिए वो पूरी तरीके से हाइड्रोजन से आ रहा है। यहाँ पे कुछ पार्ट उसका, उस S का कुछ पार्ट हाइड्रोजन से आ रहा है और कुछ पार्ट CH3 से आ रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो कम होगा। मीन्स यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है, तो हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से ज़्यादा, ये हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होगा रेदर देन दिस हाइड्रोजन। इस केस में क्या है, यहाँ पे भी सेम केस है कि यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा है CH3 से, तो ये वीक एसिड होगा। मतलब इस ऑक्जेलिक एसिड में हाइड्रोजन लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला कंपाउंड वो एलिमेंट नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं। बट अगर हम ये देखें कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ देखते हैं हम एक और एग्जांपल, CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट ऑक्सीजन का, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट CH3 का। सपोज़ अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता ClCOH, ओके, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे Cl का माइनस आई इफेक्ट, तो ओवरऑल क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये हाइड्रोजन जो है इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, दिस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है वो ज़्यादा ऑक्सीजन की साइड होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट। तो आप कह सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है रेदर देन दिस वन, दिस इज़ मोर एसिडिक। ओके, अब अगर सपोज़ हमारे पास यहाँ पे होता CH2Cl, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, Cl जो है ऐसे जुड़ा हुआ है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, तो ये पिछले वाले से कम एसिडिक होगा। बट अगर सपोज हमारे पास कुछ ऐसा होता Cl COOH, अब क्या है कि इसके पास सारे माइनस आई इफेक्ट्स हो करने वाले हैं और इनका टोटल माइनस आई इफेक्ट जो है यहाँ पे होगा, और ये हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा लूजली बॉन्डेड हो, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, रेदर देन अगर हमारे पास ये हमारा CCl3COOH है, तो ये ज़्यादा एसिड होगा, उसके बाद सीक्वेंस आएगा CCl2COH, ठीक है, देन CHCl2 CH2Cl COOH। ओके, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, सॉरी। तो ये हमारा एक कंडीशन हो गया जिसमें हमने देखा ऑक्जेलिक फैटी एसिड्स की स्ट्रेंथ हम कैसे बता सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि हमें
एसिडिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उनको सीक्वेंस वाइज कीजिए। तो सिंपल हम प्लस आई इफेक्ट, जहाँ प्लस आई इफेक्ट होगा या जहाँ भी आई इंडक्टिव इफेक्ट होगा वहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हम देखते हैं एक और चीज़। सपोज़ हमारे पास कुछ CH COH, ओके, 2 3 4 3 और 4, और अगर CH2 CH COH, ठीक है, और CH3 CH2, ओके। अब यहाँ पे हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है? ये जो हमारा S है, इसमें इसकी स्टेट क्या है? S, ये हमारा sp बॉन्ड है, ये sp2 और ये sp3, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं मोर द S करेक्टर ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। मोर द S करेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो बॉन्ड है उसमें 50% sp, इसमें 50% S करेक्टर है और 50% P करेक्टर है। यहाँ पे जो है sp2, इसमें क्या है 33% जो है 33.33 वो S है, और P जो है वो 66, रिमेनिंग 67 यू कैन से P कैरेक्टर। यहाँ पे क्या है S कैरेक्टर है 25% और P कैरेक्टर जो है वो 75%। मोर द S कैरेक्टर, मोर द S कैरेक्टर ग्रेटर विल बी द एसिडिटी। तो ये एक तरीका हुआ कि अगर हमारे पास अभी तक हमने देखा क्लोरीन था, उसका माइनस आई इफेक्ट था, इस वजह से ज़्यादा एसिडिक था, बट यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, कोई माइनस आई इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं बॉन्ड कार्बन के उससे जुड़ा हुआ है, किस बॉन्ड है sp sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp sp2 और sp3। तो उसकी स्टेट देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। नो अब एक और हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं कि बस HClO4 HClO5 HClO3 है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7, यहाँ पे कितना होगा +5, 10 - 1 दिस +5, सॉरी HCl4 HClO3, ये होगा HClO2 +5, यहाँ पे है +3। तो जिस कंपाउंड में जिसकी इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है, दैट विल बी मोर एसिडिक। द ग्रेटर द नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट द हायर विल बी द एसिडिटी, ठीक है। ये एक और तरीका हुआ एसिडिटी फाइंड करने का। अब सपोज़ कि हमारे पास ये तो हो गया सिंपल हाइपोक्लोरस एसिड इस टाइप से, बट अगर हमारे पास HI है, HBr है, HCl है, HF है, इसमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? क्वेश्चन इज सिंपल, इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? हमने देखा कि प्लस आई इफेक्ट जो होगा वो फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, बट बॉन्ड लेंथ जो होगा वो HI का सबसे ज़्यादा होगा। मीन्स H जो होगा, HI में जो H होगा और I के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो H इज़ लूजली बॉन्डेड, ये ईजिली टूट जाएगा। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, तो ये नहीं टूट पाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ये ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हाइपोक्लोरस एसिड HOCl है, HOBr है, ये हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमाइड एसिड, हाइपोआयोडाइड एसिड। इस केस में क्या होगा, ये रिवर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे OH है, एक OH ग्रुप है और एक क्लोरीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। नाउ मूविंग टू अदर एप्लीकेशन, वी कैन सी द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ठीक है। अब एमीन्स में क्या होता है, एमोनिया ग्रुप होता है। सबसे पहले हम देखते हैं NH3। NH3 में क्या है, 3 हाइड्रोजन ये, ठीक है, और एक लोन पेयर नाइट्रोजन पेयर।
अब सपोज ये एमीन ग्रुप मतलब NH2 ग्रुप किसी एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, मीन्स एल्काइल ग्रुप मतलब R से अटैच्ड है NHH, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, अगर मान लो ये फिर फर्दर अटैच्ड है या फिर ये और ज़्यादा अटैच्ड है, तो बेसिसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। ओके, बेसिसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन पे सब पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसमें किस में सबसे ज़्यादा होगी टेंडेंसी टू डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम इंडक्टिव फैक्ट में वो मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं, मीन्स हम हमेशा कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के टर्म्स में। तो यहाँ पे हमने माना है कि इसकी कोई इंडक्टिव फैक्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ये अल्काइल ग्रुप प्लस आई फैक्ट है, मीन्स ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे प्लस आई फैक्ट, यहाँ पे 2 साइड से प्लस आई फैक्ट है और यहाँ पे 3 साइड से फैक्ट। तो यहाँ पे तो इस रो में हम सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन के पास ज़्यादा अवेबिलिटी है कि वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे अभी क्वेश्चन मार्क है कि अभी हमारे पास एक ग्रुप ये भी बचा हुआ है। तो इन दोनों में तो हमने देख लिया कि यहाँ पे 2 साइड से आ रहा है तो ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है कि हम सिंपल देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 साइड से आ रहा है तो ये ज़्यादा बेसिक होना चाहिए रादर देन दिस वन। लेकिन यहाँ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स कि हमारा नाइट्रोजन है, उसकी एक साइड सपोज CH3 है, एक साइड CH3 है, ठीक है, एक साइड CH3 है। ये बड़े ग्रुप जब आपस में ऐसे रहते हैं तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे ये हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है, एक CH3 यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, उस CH3 पे C होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, इस तरह से चारों साइड हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, मॉलिक्यूल एटम्स की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अलग होने के लिए ईजिली अलग नहीं हो पाते हैं। तो इसकी जो ओवरऑल बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम चीज़ है, ये देखने में तो हाँ कि यहाँ पे 3 साइड, हाँ ये उल्टा है, यहाँ पे 3 साइड से आ रहा है, यहाँ पे 2 साइड से, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड रीजन हो गया जिसको हम कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में ये होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर अवेलेबल है, बट इतनी ज़्यादा क्राउड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर ईजिली हम नहीं अलग कर पाते। सो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी जो है वो कम हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप, 2 साइड एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक साइड हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ईजिली हम अटैच अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होता है बेसिसिटी का, ये हमारा 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री। जैसे हमने देखा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो बेसिसिटी की जो वो होती है 2, देन 1, देन 3, देन NH3। ये हो गया इंक्रीज ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, तो एमीन्स के टर्म में हमने ये देखा ना। यहाँ पे हम एक डिफरेंट टर्म में डिफाइन कर रहे हैं बेसिसिटी को। पीरियोडिक टेबल में जो सेकंड कॉलम है, सेकंड रो है, उसमें देखते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ये हैं, थर्ड में ये है। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले इनमें जो है लिथियम क्या है 3, नियॉन 10, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे होते हैं 2, फिर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 18। ठीक है, तो यहाँ पे 10 है, मीन्स केवल 2 ऑर्बिट, और यहाँ पे कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। क्यों? यहाँ पे हम 11 पहुँचते मीन्स थर्ड ऑर्बिट में पहुँच जाते हैं। थर्ड ऑर्बिट में एस, पी और डी तीनों होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब इस वैकेंट डी ऑर्बिटल और नॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या फ़र्क पड़ता है कि
जब हम किसी एक सीक्वेंस में चलते हैं, सपोज हम यहाँ चल रहे हैं, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, हमारे पास सपोज सल्फर है, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, कितने नंबर ऑफ 2 नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 3 नंबर्स। तो अब क्या होता है कि एक मिनट, हाँ, जैसे ऑक्सीजन पे 2। अब क्या होता है कि हमें क्या करना होता है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली अवेलेबल है, मींस वो खुद के एटम में कहीं और नहीं जा सकता, क्योंकि इसके पास कोई डी ऑर्बिटल, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल या कुछ भी वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है कि वो फर्दर मूव करे, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो इसको डोनेट करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। बट सल्फर के केस में क्या होता है कि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल से क्या होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बजाय वो अपने डी ऑर्बिटल में भेज देंगे, और डी ऑर्बिटल में भेजेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास अवेलेबिलिटी कम है और यहाँ पे अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो विच वन इज़ द मोर एसिड, जो इजीली अवेलेबल करा दे, H2 विल बी मोर बेसिक देन H2S। सेम तुम आप देख सकते हैं कि NH3 इज़ मोर बेसिक देन PS3। इसका रीज़न ये है वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन आता है कि वाई NH3 इज़ मोर बेसिक देन PS3, you have to write in this way that phosphorus has vacant d orbital and the extra lone pair of electrons goes to empty d orbitals rather than to sharing. So nitrogen has its lone pair of electron more easily available to donate, so it is more basic। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस होता है पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टी है। अब अगर हम सेम, ये तो हमने अभी अप डाउन किया, अगर हम सेम में चलेंगे तो क्या होगा, सेम में अगर हम चलेंगे तो NH3 इज़ मोर बेसिक दैन H2O। ये कैसे होता है, ये इस वजह से होता है कि आप कि सेम पीरियड ऑफ एलिमेंट कंसीडर करेंगे तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में कंसीडर होते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ मोर बेसिक। यहाँ नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट इज़ मोर बेसिक। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है हमारे कुछ इंडक्टिव फैक्ट के। इसके बाद हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सपोज हमारे पास RX है, दैट विल रिएक्ट विद AgNO3, तो हमारे पास AgX साल्ट बनता है। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम किसी से NaCl के साथ करते हैं, NaCl प्लस AgNO3, तो क्या होगा, AgCl साल्ट बनता है, विच इज़ ए फर्स्ट रिएक्शन। वाई? बिकॉज इट इज़ आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में क्या फास्ट होता है इतना कि वो फास्ट हो जाए, रीज़न बिहाइंड इज़ दैट मोस्ट, जब कोई रिएक्शन फॉलो होती है तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ कि जब हम इस टॉपिक के बाद थोड़ा डिटेल में आएंगे तो भी क्या हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं। मतलब सपोज़ यहाँ पे NO3 जो है वहाँ पे रिएक्ट करेगा, पहले यहाँ पे अटैच होगा, फिर Ag3 Ag अलग होगा, फिर X अलग होगा, फिर Ag और X फॉर्म होंगे। इस टाइप के इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं। तो मोस्ट स्टेबल जिस रिएक्शन में या किसी भी हमें अगर कंपेयरिंग कर रहे हैं तो जिसमें मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। मतलब अगर हमारा जो इंटरमीडिएट कंपाउंड, सपोज़ यहाँ पे अगर CH3H होता, ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड सपोज CH3 बनता, CH3+, ठीक है, और अगर हमारा कोई दूसरा कंपाउंड होता C2H5X, यहाँ पे हमारा C2H5+ बनता। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, उसकी रिएक्टिविटी, उसके इनिशियल कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे आयनिक रिएक्शन में क्या होता है
कि हमारे आयन्स फॉर्म होते हैं, Na आयन्स, क्लोरीन आयन। Na प्लस आयन में क्या होता है कि Na प्लस आयन, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसने एक डिनोट कर दिया, 10 हो गया, अब वो पूरी तरीके से स्टेबल है, ठीक है। क्लोरीन के पास 17 थे, उसने एक Na से ले लिया, 18 हो गया, वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो वो दोनों ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन रिएक्शन फास्ट क्यों हुआ? अभी ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से आयन्स होते हैं वो फ्रीली नहीं रह सकते, इस वजह से वो तुरंत ही दूसरे के पास Ag के पास रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पे Ag और Cl रिएक्ट करें तो मोस्ट जो इंटरमीडिएट कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, हमारा जो सपोज ये है, ठीक है, CS3HCl, देन CS3CHCHCl। अब यहाँ पे अगर हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होगा वो 3rd डिग्री होगा, क्योंकि Cl अलग होगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो 3rd डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 डिग्री होगा, वहाँ पे 1 डिग्री होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है? 3 डिग्री, तो ये इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडक्टिव फैक्ट। हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स होंगे हैं इंडक्टिव फैक्ट के, जो कि हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ने के बाद देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट में हमने देखा कि वी हैव 2 फैक्ट, प्लस आई फैक्ट एंड माइनस आई फैक्ट। प्लस आई फैक्ट में जो होता है कंपाउंड हैविंग जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। माइनस आई फैक्ट में जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। वो सीक्वेंस जो हमने दिया प्लस आई फैक्ट और माइनस आई फैक्ट का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू रिमेंबर इट, बिकॉज समटाइम्स वेरी सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन द इंडक्टिव फैक्ट ओनली। सो हम जितना कम टाइम लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। मूविंग फर्दर इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तक हमने देखा था इंडक्टिव फैक्ट, अब हम देखेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है कि व्हेन ए मॉलिक्यूलर आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब हमारे कोई मॉलिक्यूल है R सपोज G, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स, मतलब हम इसको कुछ इनकी जो स्ट्रक्चर्स होंगे सपोज ऐसे कुछ हैं, इसको कुछ डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉरी, मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं कि हम एटॉमिक एटम ही चेंज कर दें, मतलब अगर यहाँ क्लोरीन लगाया तो हम यहाँ ब्रोमाइड लगा दें, ऐसा नहीं, मीन्स सेम विद द सेम एटॉमिक न्यूक्लियाई, इफ़ एनी मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन 2 स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मोर देन 2 स्ट्रक्चर, दैट केवल डिफरेंस क्या होगा, विद द सेम एटॉमिक न्यूक्लियाई बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से शेयर्ड है इन दोनों के बीच में, अगर वो चेंज करके अगर हम 2-3 स्ट्रक्चर किसी एक ही मॉलिक्यूल के 2-3 स्ट्रक्चर बना सके, देन दैट फेनोमेना इज कॉल्ड द रेजोनेंस। अब इस रेजोनेंस में जो 2-3 स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को ओनली, वो कभी भी किसी उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टीज़ को नहीं बता सकते। मीन्स क्या हुआ कि अगर सपोज़ एक स्ट्रक्चर में वो डबल बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है, दूसरे स्ट्रक्चर में वो सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इन दोनों में डिफरेंस है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो मोर बेसिक होगा, और पहले वाले में क्या था, डबल बॉन्ड था, तो वो उससे थोड़ा कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कि इन सब का एक हाइब्रिड होता है, मिला जुला के होता है, उससे रिप्रेजेंट होता है। तो दैट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने के लिए क्या है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय more than 2 or 3 more than 2 structures,
with the same atomic nuclei but differ in electron distribution. That phenomena is called the resonance. Now these contributing structures are called resonating structures, or the property of the molecule is not cannot be explained by the resonating structures. It can be only explained by the structure of resonance hybrid. ठीक है, अब ये कैसे यूज़फुल है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे. इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप कहीं भी देख लेंगे. सिंपल एग्जांपल है एक बेंजीन. बेंजीन में क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है 1 3 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 3 5 ट्राई साइक्लोहेक्साडाइन. ठीक है, अब ये जो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, वन 2 3 4 5 6, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है. अगर मैं काउंटिंग नंबर्स हटा दूँ तो आप कहोगे दोनों स्ट्रक्चर सेम है. दैट इज़ अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस है. एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इन दोनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, दैट इज़ कुछ इस तरीके का होता है. सॉरी, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल बेंजीन से हमने देखा कि भाई इसके जो यहाँ पहले डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ आ गया. तो ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है. ओरिजिनल हाइब्रिड जो होगा इन दोनों का हाइब्रिड होगा. ऐसे बेंजीन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है रेजोनेंस के लिए. लेकिन हम कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं. उसके पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है CH3NH2. ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है. अगर हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड है CH3CO माइनस चार्ज. ठीक है, CH3COH का नेगेटिव है. अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहते हैं लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे. यहीं पे रहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं कि ये कहीं डोनेट नहीं होंगे. मतलब ये लोकलाइज्ड है, मतलब हमें पता है कि ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ये बॉन्ड फॉर्म करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा. तो इसका दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा CH3C नेगेटिव चार्ज और दिस डबल बॉन्ड. तब अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था एक नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इस स्ट्रक्चर में वो नहीं है, वो इस ऑक्सीजन पे आ गया. मीन्स ये डीलोकलाइज्ड है. इसकी लोकेशन हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते. ये अभी यहाँ था, सेकेंड केस में यहाँ चला गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि दीज इलेक्ट्रॉन्स और इसको हम शो करते हैं इस तरीके से CH3CO और एक डैश लाइन होती है यहाँ पे, डेल्टा नेगेटिव. ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है. ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन ऐसे डिवाइड होता है. मतलब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होगा. तो इसे हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीजन के पास ही रहेंगे. बट ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसे हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड. तो ये था हमारा सिंपल लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमने बेंजीन का एग्जांपल देखा और उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखें. और हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के से मिल के बना होता है. भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं. तो सबसे पहले क्या होता है कि केवल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. रूल नंबर 1, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव. देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज. मतलब एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज कर रहे हैं, कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएंगे. दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी द सेम. नाउ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली विल मूव एंड ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव. ठीक है,
द नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है या फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट विल बी रिमेन सेम। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं, सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 प्लस। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि केवल इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि लोकलाइज इलेक्ट्रॉन में CH3NH2, ठीक है, ये हमारा लोकलाइज है, ये ही हमारा लोकलाइज है। क्यों लोकलाइज है? अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ही, ये इलेक्ट्रॉन ही कहीं चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ही कहीं चले जाते हैं तो ये ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये कंपाउंड ही ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़, ये ऐसा नहीं होगा, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मीन्स, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं। ये पाई बॉन्ड है, अब इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर जाएंगे, यहाँ मूव करेंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन के साथ और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव जो होगा वो चार्ज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, इन्होंने इस कार्बन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH देन CH2। ठीक है, तो ये एक दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, हम इस तरीके इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, वो इस तरीके से होगा, डैश लाइन, डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये एक हो गया हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब अगेन क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर हमें इस पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करता है तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, मीन्स इसका जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो ये इसका हो गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, CH2 CH CH CH2। ठीक है, डैश लाइन, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये हो गया अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस।